जी, आप काम कर रही हैं? मैं आप वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, वॉइस चेक करना। वॉइस क्लियर है? ओके, लास्ट हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसमें हम लोगों ने कवर किया है इसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। और पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी उसको हमने स्टडी किया। साथ में हमने देखा कि किस तरह से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बर्थ रेट और डेथ रेट्स को कंट्रोल करते हैं या इफेक्ट करते हैं। तो इसको, इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिस तरह से हमने टॉपिक्स कल कवर किए हैं उसमें एक दो मॉडल्स ऐसे हैं जो आ जाते हैं इसी टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी मुझे असाइनमेंट के तौर पे ये टॉपिक भेजा है, लेकिन उसमें आपको डायग्राम्स दो ऐड करने पड़ेंगे। एक को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं और दूसरे को एज सेक्स पिरामिड का नाम दिया जाता है। तो उसमें अगर हम व्यू करें, मैं आपको डायग्राम्स जो है वो उसी के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो हमने की है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। सो इसको स्टडी करते हुए आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कंपैरिजन हो सकता है बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट एंड द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आपके सामने दो लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि सेम कलर में है और वो ब्लू कलर में है। ठीक है जी। और इसमें इसको मैं कहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, मतलब एज एन इमेज फाइल है तो। ओके, यहाँ पे आपको कर्सर विजिबल है? नहीं सर। कर्सर विजिबल नहीं है? इमेज के ऊपर कर्सर विजिबल नहीं है? सर कोई इमेज नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल वाइट है। सर लाइक विजिबल हुआ था और अभी फिर हम्म। कर्सर भी विजिबल है। इस टाइम वाइट विजिबल है कर्सर भी विजिबल है। और अब इमेज विजिबल है। पिक्चर विजिबल है। सर लाइक वाइट बोर्ड है कंप्लीट। एक कंप्लीट वाइट बोर्ड है। इसको फिर मेरा ख्याल है इंसर्ट करना पड़ेगा। लेट मी सी कि अगर ये यहाँ इंसर्ट होता। अब आया? अभी भी इमेज नहीं आया? नो सर। कि इसको अब मैं यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ? लेट मी। ओके, अब देखिएगा। अब आया? अब इमेज आया, ग्राफ? यस सर आ गया। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफी जैसे नाम से जाहिर है पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ट्रांजिशन जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करती है और मॉडल के तौर पे ये प्रेजेंट किया जाता है। ये मॉडल मल्टीपर्पस मॉडल के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइक इसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उसके बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने टाइमलाइन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वर्ल्ड की थी। ठीक है जी। और ग्लोबल जो टाइमलाइन थी उसमें हमने 1 AD से लेकर, जिसमें आपने 250 मिलियन की पॉपुलेशन स्टडी की थी, वहां से लेकर तकरीबन हमने बात की थी 2000 AD तक की, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 6 बिलियन रिकॉर्ड की गई। और फिर आप करंट पॉपुलेशन का रेफरेंस भी दे सकते हैं।
इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, रादर वो जंप हो रहा था, डबलिंग टाइम ही कंसिडर किया जा रहा था। 1650 की डेट थी, उसके बाद 1820 एडी आ गया, फिर 1930 एडी, और फिर 1975 एंड देन 2000। ठीक है जी, ये कल हमने स्टडी किया। उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि पहले जो एक जंप है या पहले जो डबलिंग है, विच वाज द 180 टू 1650 एडी, उसमें हम ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन में बहुत कम ग्रोथ नज़र आ रही है। यानी पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट है, या पॉपुलेशन जो है उसकी लो ग्रोथ है। ठीक है जी, अब ये लो ग्रोथ किस वजह से पॉसिबल है? ये ग्रोथ इसलिए कम हुई कि उस वक्त डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स दोनों बहुत हाई थे। जितने लोगों की पॉपुलेशन ऐड होती थी, मतलब थ्रू बर्थ्स, उतने ही क्वांटिटी में, उतने ही नंबर में पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही होती थी थ्रू डेथ्स। ठीक है जी, इस तरह की कंडीशन को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की स्टेज 1 कंसिडर करते हैं। इसमें कंडीशन क्या नज़र आ रही है? बर्थ रेट इज़ वेरी हाई। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वो 40 के क्वांटिटी को टच कर रही है ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी, और ये 40 बर्थ्स पर 1000 है, जैसे यहाँ पे मेंशन है 1000 पीपल पर ईयर। और डेथ्स भी आप देख रहे हैं कि इट इज़ नियर 40। यानी कि जितने रिप्लेसमेंट चल रही है, जितने लोगों की डेथ हो रही है, उतनों की बर्थ भी हो रही है। ठीक है जी, जो पॉपुलेशन है, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसमें चेंज ना होने के बराबर है। ये जो रेड लाइन है उसमें कोई आपको अपवर्ड ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, वो एक कांस्टेंट पोजीशन लिए हुए है, स्टैग्नेंट है। ठीक है, या वो स्टेशनरी है। यहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट हाई और डेथ रेट हाई। इसका इफेक्ट नेचुरल इंक्रीज पे क्या हुआ, एनआई पे क्या हुआ? जैसे एनआई का कल फॉर्मूला था, हमने यही डिस्कस किया था कि एनआई इज इक्वल टू पी नॉट प्लस बी माइनस डी। तो अगर यहाँ पे, अगर 1000 की आबादी में 40 बर्थ्स हो रही है और 39 डेथ्स हो रही हैं, तो पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा कंसिडरेबल या सब्सटेंशियल चेंज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये चीज़, ये पहली कंडीशन है, ये पहली स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की। और इस स्टेज को हम हाई स्टेशनरी स्टेज का नाम देते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो वेरिएबल्स की क्वांटिटीज बहुत हाई है, बर्थ रेट और डेथ रेट की। और स्टेशनरी की टर्म हम टोटल पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट है विद स्टेबल और स्लो इंक्रीज। ऐसी कंडीशन आपको ग्लोबल हिस्ट्री के हवाले से, अगर हम बात कर रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हो, तो ये हमें 180 टू 1650 एडी, जिसमें बहुत स्लो पेस के ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, उससे रिप्रेजेंट होता हुआ ये नजर आएगा। दैट वाज द स्टेज 1। लेकिन इस स्टेज का नाम है, इसको हम कहते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर 1650 एडी, अब जो डबलिंग हुई थी, मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ कि 1650 में जो पॉपुलेशन थी वो 500 मिलियन हो गई थी। उसके बाद फिर 1820 में ये 1000 मिलियन, यानी 1 बिलियन हुई थी। और उसके बाद 1930 में ये 2000 मिलियन, यानी कि 2 बिलियन हो गई। और 4 बिलियन यहाँ पे 1975 में भी। तो अब कंडीशन हम देख रहे हैं कि जब 1650 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट आपके सामने आना शुरू हुआ, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुए और हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई, या उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो गई, तो उसके बाद डेथ्स में डिक्रीज होना शुरू हो गई। सो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के साथ, वो ये होता है कि डेथ रेट्स किसी कंट्री के कम होना शुरू हो जाते हैं। जबकि बर्थ्स को कंट्री ने खुद कंट्रोल करना होता है बाय प्लानिंग।
सो वो अभी कॉन्स्टेंटली उसी तरह से चल रही होती। इस हवाले से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस फेज रिप्रेजेंट्स द सेकंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप अगर बर्थ्स के लाइन को देखें वो तो वहीं की वहीं है, ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। और डेथ रेट का डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसका साइज इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको जो ग्राफ के ऊपर जो लाइन अपवर्ड मूव करती हुई नजर आ रही है, दैट इज द टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसको एक बूस्ट मिल गया, इसको एक इंक्रीज मिलना शुरू हुई बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग डेथ रेट। इसको स्टेज 2 मेंशन किया गया है यहाँ पे डायग्राम में, लेकिन हम इसको अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज का नाम देते हैं। तो पहली स्टेज का नाम था हाई स्टेशनरी, तो दूसरी का नाम दे दिया हमने अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। इसके बीच में पॉपुलेशन में एब्रप्टली जो है वो साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जब इंक्रीज करता है साइज तो पॉपुलेशंस में, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या बूम कह सकते हैं, वो अकर होता हुआ नजर आएगा। कंडीशन क्या प्रिवेल कर रही है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बर्थ रेट्स अभी भी हाई है, लेकिन जो डेथ रेट्स हैं वो रैपिडली फॉल कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि एक बहुत रैपिड इंक्रीज है पॉपुलेशन के साइज में। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले जाए तो अब जब कंट्रीज का पॉपुलेशन साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे हम लोग कहें कि हमारी डेवलपमेंट के बाद 1970s में पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो अल्टीमेटली अब बर्थ्स को कम करने की टेंडेंसी नजर आएगी आपको कंट्री की प्लानिंग के हवाले से। ठीक है, तो अब जब बर्ड्स को डिक्रीज किया जाता है, अब थर्ड स्टेज को यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और थर्ड स्टेज के मुताबिक जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें बर्थ रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज हैं और फिर अवेयरनेस है एंड सो ऑन। तो अब आपको ये जो डिक्रीज नज़र आ रही है इसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देर इज़ अ गैप बिटवीन द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट। तो ये जो ब्लू कलर का शेड है ये तो वो ऐड होने वाले लोगों की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, इधर और इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस स्टेज के एंड पे यहाँ पे ये कितना गैप है बिटवीन द बर्थ्स एंड द डेथ्स अकरिंग इन अ पॉपुलेशन। सो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है अभी मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी ज़रूर, इंक्रीज ज़रूर करेगी, लेकिन ग्रो कर रही होगी। ये नहीं है कि ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। यानी जैसे हमारा 1980s में जो ग्रोथ रेट था वो 3% था, लेकिन उसके बाद 1998 की पॉपुलेशन के बाद वो 2.5 से भी नीचे आ गया, और अब वो मज़ीद परसेंटेज में कम हो चुका हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में स्टेज 3 के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बर्थ रेट के साथ क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, फॉल कर रहा है। और अब डेथ रेट जो है दे फॉल मोर स्लोली, क्योंकि जितना वो अचीव कर सकते थे उतना अचीव कर चुके हैं, मिनिमम पे आ चुके हैं। ठीक है, और लो पे आ गए। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने कल आपको कहा था कि अगर हाई की टर्म यूज़ करेंगे मोर देन 30 के लिए हाई यूज़ होगा, और जब लो की टर्म यूज़ करेंगे तो वो 10/1000 पे लो कंसिडर होगा। सो अब हम देख रहे हैं कि डेथ रेट जो है वो लो को अचीव कर दिया गया, उसको उसके लो कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी बर्थ जो है वो हाई से मॉडरेट की तरफ डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंक्रीज हो जरूर रही है लेकिन स्लो हो रही है। ठीक है जी, ये थर्ड स्टेज है। करंटली हम यही कहते हैं कि ये जो इंक्रीज है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ये इंक्रीज हो तो रही है लेकिन स्लो इंक्रीज है एज कंपेयर टू दीज 3 फेजेस। ठीक है जी, इसमें जो है वो बहुत तेज ग्रोथ थी, और उसके बाद 2000 एंड बियॉन्ड आपको ग्रोथ जो है वो स्लो होती हुई नजर आ रही है। सो करंटली द वर्ल्ड इज एक्चुअली in the third stage of demographic transition model। पाकिस्तान भी अभी इसी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान जो है 1950-60s का पाकिस्तान, जब बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थी और डेथ्स और बर्थ्स बहुत ज़्यादा थी,
तो वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेज को 1950s 60s का। उसके बाद फिर 70s का एरा है 80s तक। उसमें हम देखते हैं कि स्टेज 2 अचीव हो गई, फैसिलिटीज़ बढ़ी, डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट का इफेक्ट नज़र आना शुरू हुआ डेथ्स के कंट्रोल की सूरत में, डेथ्स की डिक्रीज की सूरत में। ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के फेज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये 1970s तक का फेज़ है। उसके बाद 80s और 90s में हम कह सकते हैं, और करंटली भी हम यहाँ पे तकरीबन इस स्टेज के करीब पहुंच चुके हैं। वो पिरामिड से पता लगे, पिरामिड अभी हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे कि पिरामिड्स के थ्रू इसको कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है। सो नेचुरल इंक्रीज में आपने देख लिया कि ये जो गैप है ये कम हो रहा है, और पॉपुलेशन की जो इंक्रीज है वो जो इस ग्राफ पे लाइन के थ्रू, रेड कलर के लाइन के थ्रू पे नजर आ रही है, इसमें पॉपुलेशन साइज बढ़ तो चुका है, लेकिन अब मजीद बढ़ना जो है उसका प्रोसेस वो स्लो हो चुका है। नाउ द स्टेज फोर एक्चुअली इज कॉल्ड लो स्टेशनरी स्टेज। ठीक है जी। सो स्टेज थ्री का नाम क्या होगा? स्टेज थ्री इज कॉल्ड लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक है जी, इसको लेट एक्सपैंडिंग स्टेज का नाम दिया जाता है। और पहले अब आपने देखा एक हाई स्टेशनरी स्टेज थी, फिर अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज का नाम दिया गया, फिर लेट एक्सपैंडिंग थर्ड स्टेज है। इसमें बर्थ रेट भी फॉल करना शुरू करता है, डेथ रेट ऑलरेडी फॉल कर चुका होता है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो चुकी होती है। नेक्स्ट स्टेज है, इसको हम कहते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो लो कैटेगरी में आ चुके हैं, बर्थ्स भी कम हो गई, डेथ्स भी कम हो गई, और जितने लोग इसमें ऐड हो रहे होंगे उतने ही माइनस हो रहे होंगे। लेकिन फायदा इसमें क्या होगा कि ऑल ऑफ द पीपल विल बी लिविंग देयर फुल लाइफ। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि यंग डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हो हाई स्टेशनरी स्टेज में जैसे होता है। सो अब हम देख रहे हैं कि इस फोर्थ स्टेज के अंदर जो कंडीशन प्रिवेल कर रही है उसमें बर्थ रेट लो हो चुका है, ये बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करने वाला कॉल रो है। डेथ रेट जो है वो भी लो हो चुका हुआ है, इसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल या स्लो इंक्रीज को शो कर रही है। कंडीशन क्या होगी? वही एन आई का फॉर्मूला लगा लेंगे। पी नॉट अगर 1000 है तो उसमें अगर 11 बर्थ्स हो रही है तो 10 डेथ्स हो रही है, मीन्स के लो कैटेगरी में हो रही है। और पॉपुलेशन में ओवरऑल चेंज जो आ रहा है वो बहुत नॉमिनल सा चेंज है। ठीक है जी, यानी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो चुका हुआ है। ठीक है, दिस इज द स्टेज फोर। ये आजकल के डेवलप कंट्रीज की स्टेज है। जिस तरह से अगर इसका आप इमेज सर्च करेंगे तो आपको कंट्री नेम्स के साथ भी मिल जाएगा। वैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज थ्री जो है उसमें पाकिस्तान इसको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। इधर आपको कोई बहुत ही बैकवर्ड अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनमें से किसी का नाम नजर आ जाएगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट का फेज अभी कंटिन्यू शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं वो इस सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज। और फिर एक फोर्थ स्टेज आपके पास आई जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यूएसए या कनाडा वगैरह जो है वो इस स्टेज को टच कर चुके हुए हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो नोज डाइव कर चुका हुआ है, वो बहुत डिक्लाइन कर चुका हुआ है, और उसकी डिक्लाइन इतनी है कि वो जो है वो नेचुरल इंक्रीज की बजाय नेचुरल डिक्रीज बन गई है। नेचुरल डिक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने इधर लिखा है 1000 + 11 - 10, तो अगर यहाँ पे ये 11 हो और इधर 12 हो जाए तो फिर ये 99 की वैल्यूज बनेगी एज P1। सो उसका मतलब होगा कि पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है। ऐसी पॉपुलेशन में एजड लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा होते हैं, यंग वंस जो है वो कम होते हैं। आप खुद जज कर सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहे हैं। जैसे आप जर्मनी की एग्जांपल ले सकते हैं, स्वीडन की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत वेरी लो पे चला गया, दैट इज लोअर दैन द डेथ रेट, और उसकी वजह से स्लोली पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। ठीक है जी, इसको हम
श्रिंकिंग पॉपुलेशन का नाम देते हैं वैसे, लेकिन इसको हम अब चूंकि लो का वर्ड हम हमेशा यूज कर रहे थे फॉर दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है, लेकिन स्टेशनरी अब नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसको हम लो एंड डिक्रीजिंग स्टेज का नाम दे सकते हैं। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ स्टेज, जिसको कुछ कंट्रीज अभी टच कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली अ पॉपुलेशन विच इज श्रिंकिंग। ठीक है जी, यहाँ से आगे अब नेक्स्ट इमेज को देख लें, जो कि दैट डील्स विद दिस पिरामिड्स। ठीक है जी, अब वो चार स्टेजेस जो इनिशियल थी उन्हीं को सामने रखते हैं। ये भी इमेज आपको अब विजिबल है? यस सर विजिबल। क्लैरिटी नहीं है, ओके। एनीवेज अभी इसमें हम दूसरा यूज कर लेते हैं। ओके जी, ये सर ये एक, क्लियर है। ओके ये क्लियर भी है, और इसमें आप देखिए ये एक ऐसा बार ग्राफ है जो कि स्प्लिट हुआ हुआ है, मतलब एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है, एक्स का माइनस भी अवेलेबल है। ठीक है जी, एक्स एक्सेस जो है वो आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस होता है। तो वर्टिकल जो आपको एक्सेस नज़र आ रहा है उसमें तो एज ग्रुप्स हैं। तो कल हमने एज ग्रुप्स को आइडेंटिफाई भी किया था, डिपेंडेंट्स कौन है और लेस डिपेंडेंट लोग कौन कौन से, मतलब एक्टिव पॉपुलेशन कितने से होगी और बाकी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एक स्लॉट है 0 से लेकर 19 तक की एज, यानी ये यंग डिपेंडेंट्स हैं इसमें। ठीक है, इस ग्राफ के मुताबिक। फिर ऊपर 20 से 24 और सो ऑन, और फिर यहाँ पे 60 से 64, जैसे मैंने कल कहा था कि रिटायरमेंट एज जो है कुछ कंट्रीज में 60 है, कुछ में 64 है। तो ये यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है, दिस एक्चुअली इज 65 एंड बियॉन्ड। 64 जो है वो भी इसमें फॉल कर जाएगा कि दैट इज द रिटायरमेंट एज। ठीक है जी, तो ये है ओल्ड डिपेंडेंट्स। तो अब आप देखिए, ये एक ऐसी पॉपुलेशन है रैपिड ग्रोथ करने वाली, अभी ये रैपिड ग्रोथ की है, मीन्स कि ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर आप बोलेंगे नहीं तो कम से कम मुझे टाइप करके ज़रूर बताइए कि जो मैंने अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आपको एक्सप्लेन किया है उसकी ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइटल लिखा हुआ है रैपिड ग्रोथ। सर लाइक उसकी जो सेकंड स्टेज को कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेकेंड स्टेज मतलब। को, जिसको हमने कहा था अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक है यस जी, सर। अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज कैसे पता लग रहा है कि ये अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज है? क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो एजेस हैं उसमें आपको ये पॉपुलेशन 80 साल के लोगों की भी कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। ठीक है, 65 एंड बियॉन्ड काफ़ी लोग मौजूद हैं अभी पॉपुलेशन में। लेकिन जो पहली स्टेज थी, जो was first stage, which was actually called high stationary stage, उसमें क्या हाई। होगा? उसमें आपको एक ब्रॉड बेस जरूर मिलेगी। ब्रॉड बेस इसलिए मिल रही है, बच्चों की तादाद ज्यादा है। ये देखें, 0 से 4 साल की उम्र के बच्चे इसमें जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट किया गया हुआ है उनको कि मेल और फीमेल है। तो अभी यहाँ पे रैंडमली ही अगर हम बात करें तो इस पॉपुलेशन की 16% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 4 साल से कम उम्र है। इसका मतलब है यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 5 से 9 साल के बच्चे, वो भी तकरीबन 16% है, तो 32% आबादी तो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र से कम है। केस कर रहे किसकी है? ये कीनिया की है। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसमें जो रेड कलर साइड है वो मेल पॉपुलेशन है, ब्लू कलर साइड फीमेल पॉपुलेशन है। स्लॉट्स आपके सामने हैं। तो अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 20 साल से लेकर 64 साल की एज में कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो कि एक्टिव होगी। ये वो पॉपुलेशन है जो अर्निंग कर रही होगी, जो वायबल होगी इकोनॉमिकली, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करेगी। सो डिपेंडेंसी रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है
इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी। और अगर एक वो कंट्री मुसलमानों का मुल्क है या मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आजकल हम कहें कि अफगानिस्तान है फॉर एग्जांपल, तो फिर वहाँ पे ये फीमेल पॉपुलेशन भी डिपेंडेंट ही होगी। और जब वो डिपेंडेंट होगी तो फिर आपके पास सिर्फ इतना सा सेगमेंट बचेगा, और वो आप परसेंटेजेस खुद निकाल सकते हैं कि हर एक बार को जमा कर लें तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 और 7 12, और 12 के बाद फिर ये तकरीबन 2.5। सो बमुश्किल आपको 20-25% पॉपुलेशन जो यहाँ पे नज़र आ रही है इस पोर्शन में, सिर्फ वो इकोनॉमिकली वायबल है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, इसीलिए हम जितना स्टेप अप करते जा रहे हैं ये बार्स नैरो होती जा रही हैं। ये जो बच्चे अभी 20 से 24 साल की उम्र के हैं, जो कि सिर्फ अभी 5% वो फीमेल्स हैं और तकरीबन 5% ही मेल हैं, यानी कि 20 से 24 साल की उम्र के बच्चे सिर्फ 10% है इस पॉपुलेशन में। जबकि 0 से 4% वाले जो हैं वो 16% है इस पॉपुलेशन में। आप खुद देख सकते हैं 8% यहाँ पे फीमेल्स हैं और 8% बच्चे मेल हैं। ठीक है। तो इनकी आबादियां अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ होती नजर आएगी कि यहाँ पे बच्चे जो पैदा हुए थे आज से तकरीबन 15 साल पहले, जो अब 19 साल की एज को या 15 से 19 के दरमियान की एज को टच कर रहे हैं, उसमें 6% जो है वो दे हैव डाइड। ठीक है। तो जो सर्वाइवल रेट है वो भी आपको कम नजर आ रहा है। जितना जितना आप एज की स्टेप को कवर करते जा रहे हैं अपवर्ड, उतने ही उसको उसकी बार श्रिंक होती जा रही है, साइज कम होता जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई डेथ रेट। ठीक है जी। तो डेथ रेट्स अभी इसमें ज़्यादा ही हैं, लेकिन ऐसा उतने ज़्यादा नहीं है जितने के फर्स्ट स्टेज में होते हैं। फर्स्ट स्टेज की पिरामिड में क्या होगा, उसके ऊपर यहाँ पे ही कट लग जाएगा, यानी वो पिरामिड ज़्यादा हाइट की नहीं होगी, वो इतनी सी पिरामिड होगी। ठीक है। ऊपर की एज ग्रुप के लोग उसमें मौजूद नहीं होंगे या बहुत कम तादाद में होंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं, स्लो ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ का मतलब है, इसको हम लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहेंगे। आपके सामने है बच्चों की तादाद जो है वो 4% मेल, 4% फीमेल, 8% टोटल आबादी 0 से 4 साल की एज में। इसी तरह से इतनी ही परसेंटेज, लेकिन आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा स्टेबल सा नज़र आ रहा है कि चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर है, अगर बच्चे कम तादाद में पैदा हो भी रहे हैं तो वो सरवाइव ज़रूर कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली डाइंग के इतने पैदा किए तो उनमें से कुछ ऊपर तक के सरवाइव कर सके, तकरीबन हाफ के करीब सरवाइव कर सके, और बाकी सारे जो हैं वो एक्सपायर हो गए। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी रेट आपको कम मिलता है। इसमें आपको जो मिडल में एजेस है वो एज ग्रुप थोड़ी ब्रॉड नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये प्लानिंग आज की नहीं है, ये आज से 40-50 साल पहले की प्लानिंग है वर्कफोर्स की। ठीक है जी। इसमें आपको फीमेल्स की तादाद हर केस में, चाहे वो लेस डेवलप कंट्री हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, या फिर वो मोर डेवलप कंट्रीज में चला जाए, या ज़ीरो ग्रोथ वाले कंट्रीज की तरफ जैसे हम कहते हैं डिक्रीज भी आ रही हो या ज़ीरो में हो, आप देख क्या रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एजड लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है। बहुत कम बच्चे नजर आ रहे हैं। अब बच्चों की तादाद कितनी आ रही है, सिर्फ आपको 2.3% मेल, 2.3% फीमेल्स, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। 3 नहीं है, ये कम से कम 2.5 यानी 5% बच्चे हैं सिर्फ। ठीक है जी। 0 से 4 साल की उम्र के एंड सो ऑन। ठीक है जी। ईयर्स ऑफ बर्थ आपके सामने सर, मेंशन है जी। जी जी। ये सेकंड वाले कौन सी स्टेज आपने बताई है? जी अगर देखिए स्लो इस, ग्रोथ वाली। हाँ जी, ये आ गई आपकी सेकंड स्टेज विच वाज रैपिड, या जिसको हमने कहा था अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, ये हो जाएगी थर्ड स्टेज। स्लो ग्रोथ कब थी, जब डेथ रेट्स जो है वो तो कम हो चुके थे लेकिन बर्थ रेट्स कम हुए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, पहला स्टेप क्या होगा, जब डेथ रेट्स कम होंगे तो जो पिरामिड है वो टॉल हो जाएगी। टॉल होने का मतलब है कि उसके जो एजेड लोग होंगे वो भी अब आबादी में नजर आना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है जी। अब वो सस्टेन करेंगे तो फिर एजेड लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। डेथ रेट्स को कम कर लिया हुआ है। अब बर्थ रेट्स कम किए, क्यों कैसे पता लग रहा है? बेस ब्रॉड नहीं रहा। ठीक है, पिरामिड का बेस ब्रॉड नहीं रहा। पिरामिड का बेस नैरो होने का मतलब है बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बच्चों की तादाद कम है। लेकिन पिरामिड का साइज सेम रहना हर स्टेप पे, इस या उस बार का साइज सेम रहना हर स्टेप पे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेथ्स नहीं हो रही और वो सरवाइव कर रहे हैं उसी साइज में जितने में वो पैदा हुए थे। मतलब अगर ये 8% पैदा हुए हैं तो ये इस एज तक भी 8% ही हैं। दैट मीन्स कि दे हैव सर्वाइव्ड, उनमें डेथ्स कम हुई हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब जो आप देख रहे हैं थर्ड पिरामिड, ये आपकी फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज कौन सी थी? इसको हमने लो स्टेशनरी का नाम दिया था। यानी पॉपुलेशन में जो इंडिकेटर्स है सीडीआर और सीबीआर वो लो हैं, और पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, पॉपुलेशन स्टेशनरी है। ठीक है जी। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि बर्थ्स जो हैं वो लो पे आ गई, डेथ्स भी लो पे आ गई। डेथ्स के लो आने की वजह से आप क्या देख रहे हैं, ऊपर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। पट्टियां जो है, बार्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नज़र आ रही है। ज़्यादा नंबर ऑफ एजड पीपल उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एजिंग पॉपुलेशन कहा जाएगा इसको। वर्कफोर्स अभी एग्जिस्ट कर रही है, फ्यूचर में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पीछे आपके पास कम तादाद में बच्चे हैं जो कि ग्रोथ करते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में अब ये कब का डाटा आपको लग रहा है, अंदाजन बताइएगा, ये डाटा कब का लग रहा है? सर लाइक 2010 तक का। नहीं, और कोई बच्चा? वैसे बच्चे तो आप भी नहीं है लेकिन डेफिनेशन वाइज। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ये 1994। मीन्स के जो बच्चा 4 साल का है वो 1990 में पैदा हुआ, और जो 0 ईयर का बच्चा है वो 94 में पैदा हुआ। तो ये डाटा कब का हुआ? 94 का। यस सर, मैंने वो डिफाइन कर। सही है। तो अब आपको रिसेंट भी मिल सकते हैं ये डेटा इससे रिलेटेड, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद इसके स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है जी। क्योंकि जब आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ हो, चाहे वो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो, चाहे वो कंपैरिजन ऑफ डेवलप एंड लेस डेवलप कंट्रीज हो, तो आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और आपको ये पिरामिड्स जो है ये ड्रॉ करके वहाँ पे एक्सप्लेन करने चाहिए, ताकि आपके जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो एग्जामिनर को कन्वे हो। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ओके या इस पे किस तरह जी। का क्वेश्चन आता है? नहीं, इस पे क्वेश्चन नहीं है, बेसिक बात है, ये आपके डायग्राम्स है टू हेल्प यू आउट। ठीक है। अच्छा। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो वही है पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन अब देखिए, मैं आपको डीटीएम को ना, जो मैंने आपको डीटीएम बताया था, दिखाया था, उसी की एक्सप्लेनेशन कंट्रीज के कंपैरिजन में कर देता हूँ। ठीक है, कैसे? मतलब इसको हमने कहा वर्ल्ड की, जब आप स्टेजेस डिस्कस कर रहे हो तो आप इसी डायग्राम के ऊपर क्या लिखेंगे कि ये जो है ये 1 AD से 1650 AD के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 1650 से 1820 में जो एकदम जंप लगा और वो 1930 में भी कंटिन्यू हुआ, तो वो आपको इस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर 1930 से 1930 से 2000 तक, जिसमें 1975 भी शामिल था, आपने देखा कि पॉपुलेशन में डिक्रीज आना शुरू हुई, रादर डिक्रीज नहीं आई, ग्रोथ हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है जी। और उसके बाद हमने अभी इस स्टेज की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स स्टेज 4। लेकिन अभी तक हम थर्ड स्टेज पे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अभी हम इसके यहाँ तक पहुंचे हैं तकरीबन। ये आप मेंशन कर सकते हैं जब आप वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं।
अगर आप कंट्रीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जैसे आपने अभी देखे डायग्राम, तो उन डायग्राम्स के मुताबिक आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया पिरामिड वाइज कि ये कीनिया का केस है। ठीक है, जो पिरामिड दिखाया था, जो बहुत ब्रॉड था, ऊपर से नैरो था, टॉल था, वो कीनिया का केस है। अभी वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुई। ये केस यूएसए का केस है, लेकिन ये 90s की बात कर रहा हूँ। अब तो यूएसए भी जो है वो फोर्थ स्टेज पे चला गया हुआ है। लेकिन जो इस पिरामिड को हमने देखा, उसमें इटली को रिप्रेजेंट किया गया था कि वो बिल्कुल जीरो ग्रोथ को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो अब आप देखिए वही पिरामिड्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको खोल के यहाँ पे आपको शो कर सकूं, पिरामिड्स का डायग्राम ओवरलैप करा देते हैं। अब क्लियर है? ठीक है, इस तरह से ये मॉडल अप्लाई हो, मींस कीनिया स्टेज 2, यूएसए स्टेज 3 और इटली स्टेज 4। उस वक्त 1990s में एज सच फिफ्थ स्टेज तक कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन इटली या जर्मनी वगैरह जो है वो अब फिफ्थ स्टेज को चूंकि टच कर चुके हैं। और वहाँ पे चूंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वर्कफोर्स का, तो इसीलिए आपने देखा कि जब ये सीरियन क्राइसिस हुआ और सीरिया से लोग जो है वो माइग्रेट हुए, तो जर्मनी ने फौरी तौर पे माइग्रेंट्स को जो है वो अपनी तरफ इनवाइट करना शुरू कर दिया। उसमें सिर्फ वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही जो है वो नहीं है बेस, बल्कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, वो बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल हो गई। सो आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे कि इमिग्रेशन वगैरह के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में आपको एज ग्रुप वाइज प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप 20 साल की डेकेड के एज ग्रुप में हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप 30 साल तक उनको सर्व कर सकेंगे। ठीक है, 30 इयर्स की सर्विस आपके लिए सफिशेंट होती है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट एज के करीब हैं और आप उस वक्त इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी वो इमिग्रेशन रिजेक्ट हो जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, वजह क्या होगी कि उन्हें भी पता है कि आप फौरी तौर पे डिपेंडेंट बनने वाले हैं। सो आप उतना पे बैक नहीं कर सकेंगे जितना कि आप वहाँ से फिर डिपेंडेंसी गुजारेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन मॉडल्स का। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट द सेटलमेंट्स, और वो अभी ये और ब्रेक के इसमें पाकिस्तान के स्टेज पे आपने बताया था? थर्ड स्टेज पे, करंटली पाकिस्तान थर्ड स्टेज पे, यूएसए फोर्थ पे चला यूएस। गया हुआ। अच्छा। ठीक है जी, इटली फिफ्थ पे चला गया हुआ। सो ये कीनिया भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ये भी अब थर्ड पे चला गया हुआ। ठीक है जी। ओके, अब वही बात है, 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम रीजॉइन कर रहे हैं फॉर द टॉपिक ऑफ सेटलमेंट्स।